जी, हमने आई थिंक 7 से 8 जिलों के मामलों में जो हमारे पास आयोग में कंप्लेंट आई हैं, तो उनको सुना गया है और अभी भी सुना जा रहा है। और कल और आज आज हमारे यहाँ इसका समापन होगा। तो अलग अलग मुद्दों पर कंप्लेंट्स आई हैं, दहेज हत्या, पुलिस के अगेंस्ट, इवन महिला पुलिस जो हैं उनके घर में क्या समस्याएं हैं, बहुत से संगीन से मामले आज आयोग ने और कल हम लोगों ने सुने हैं। इसमें पॉस्को के भी मामले हैं, नाबालिग लड़कियों के भी मामले हैं, इरकनसाइबल डिफरेंसेस जो शादी में रहते हैं उसके मामले आए हैं, घरेलू हिंसा के, गृह कलेश के, दहेज प्रताड़ना, हर तरीके के मामले आयोग ने सुने हैं। कुछ मामलों में जिन्हों में हमने और ज़्यादा केसेस की हेयरिंग लगाई थी, कुछ की हमारे पास एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है, जो कि जिसमें संतुष्टि पाई गई है, उनको हमने मैटर्स को फाइल कर दिया है। यदि ये टोटल आप लगा के चलेंगे तो 50 से ज़्यादा मामले उनका निस्तारण हमने पिछले 2 दिन में किया है। तो अगर बात की जाए ज़्यादातर क्या मामले हैं महिलाओं को लेकर, हिंसा की जो बात की जाए तो ज़्यादातर मामले क्या हैं आज जो सुनवाई के दौरान? जी, घरेलू हिंसा के, दहेज प्रताड़ना के और जिसको कहते हैं कि डाइवोर्स के, देन उसके बाद उत्पीड़न के जो मामले हैं, सो ज़्यादातर फैमिली मैटर्स इस बार ज़्यादा आए हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। और इसमें एक थोड़ा सा हम जो डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे पिछली बार हियरिंग हुई थी तो उसमें आपकी बार ये है कि इवन जो घर में लड़कियां कुंवारी हैं वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ 1, 2, 3 मामले ऐसे आए हैं, उन्होंने कंप्लेन अपने पेरेंट्स के खिलाफ की है। और लड़कियां बालिग हैं, कमा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, सो कुछ इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, जो कि एक उभर के एक मुद्दा हमारे को सामने नज़र आ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। सो कहीं ना कहीं इवन पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड बच्चों को देखकर रहते हैं, या फिर उनको लगता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, या फिर बट अगर आयोग में कोई कंप्लेन आती है तो वो एक बहुत ही लास्ट स्टेज पर जब अति हो जाती है तभी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। तो वो भी एक बहुत संवेदनशील विषय है, जिसके ऊपर आयोग हमें लगता है कि हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर हमने आयोग में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हमने एक्सपर्ट वकील, 4 वकील हमने उनकी सेवाएं ली हैं, और 1 स्टॉप सेंटर की लीगल काउंसलर्स, उन लोगों की भी हमने सेवाएं ली हैं, ताकि मामलों का त्वरित रूप से और बेहतर तरीके से निपटान हो सके, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं और अभी चल रहे हैं मामले, एज यू कैन सी दैट। मैम, हाल ही में अभी एक मामला करनाल का काफी चर्चा में विषय में रहा है जी। इसमें एक लड़की और एक लड़के का मामला था, जो दहेज का मामला था, उसमें आप भी इन्वॉल्व हुई थी, क्या रहा था उस मामले में, फाइनली क्या रहा? मैं इन्वॉल्व, मेरा महिला आयोग को तो ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट होना एक लाजमी सी बात है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो दहेज का मामला था। एंड इट वाज नॉट ओनली कन्फाइंड टू, जिस तरीके से आप हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों को पता चला, तो उस वक्त मैं करनाल हाईवे पर ही थी, एंड दैट वाज ऑन द नेशनल न्यूज़। एंड वहाँ पर मैंने त्वरित कार्रवाई समझते हुए मामले को, वी टुक अ सुमोटो, और वहाँ पर हम लोग पहुँचे। और बेसिकली जो लड़का है और लड़की है, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यहाँ पे एक हरियाणा में कार्यरत है शिक्षा विभाग में, और जो लड़का है वो साइंटिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे हैं। और वहाँ पर जो डिमांड की गई थी वो शादी के रात 1 बजे, जब फेरे होने से एकदम पहले 1 बजे के करीब फॉर्च्यूनर गाड़ी की और 20 लाख रुपए की, जो कि मीडिया में इस प्रकार से वायरल हो रहा था कि लड़के ने नहीं करी कोई डिमांड, लड़की को एक एक नेगेटिव पिक्चर में पोर्ट्रे किया जा रहा था। इनफैक्ट आप लोगों के माध्यम से यहाँ अब मेरा कहने का थोड़ा सा आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मुझे भी बहुत ट्रोल किया गया कि आप कैसे एक महिला की आप साइड ले रही हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जब हम कमीशंस की बात करते हैं, वी आर एक्सपर्ट बॉडीज ओवर हियर, और कोई भी चीज़ या कोई भी बात यदि हम कहते हैं तो एक पूरी हम अपने आप लोगों के साथ जो भी कुछ शेयर करते हैं, दिस इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू, पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और जब मैंने इस बात को रखा कि वो लड़की जो है शी मे बी राइट, एंड लड़का जो है अपना वीडियो जो वायरल कर रहा था बार बार और कह रहा था कि मैं दहेज नहीं लेना चाह रहा, बट यहाँ पर वो दहेज नहीं लेना चाह रहा, दहेज तो उसके पिता भी लेना चाह रहे थे, तभी तो वो उसको फ़ोन कर रहे थे, और उसके पिताजी ने फ़ोन करके पूछा कि हाँ आपका क्या है। तो उस चीज़ को ना देखकर जो पब्लिक ने चाहा, उन्होंने उसकी राय बनाई, और
क्या कहूँ कि तीसरे दिन ही उस लड़के ने हमारी छोड़िए, पुलिस से छोड़िए, लड़की से छोड़िए, बल्कि उसने पूरे देश से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। दहेज को एक अभिशाप बताया है और उसने ये पूरे भारत के सामने कबूल किया है, आप लोग मीडिया के माध्यम से, कि जिसकी भी भावनाओं को ठेस पहुंची है वो उन सब से माफ़ी मांगता है और वो भी अपनी शादी में दहेज नहीं लेगा। तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या और चीज़ हो सकती है? इतना बड़ा उदाहरण तो उसने ये कर दिखाया। यहाँ पर मैं लड़के की इसलिए मैं बात करना चाहूँगी कि चलो जो भी कुछ हुआ या जो भी उनके मन में भाव आया या तीसरे दिन आया, चौथे दिन आया, एक रिपेंटेंस, एक मन में एक ग्लानि की जो उनके अंदर बात आई और उसको पूरे विश्व के सामने पूरे देश के सामने ये कहना कि हाँ हमने ऐसा किया था, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए मैं उस लड़के की भी सराहना करना चाहूँगी। और तीसरी बात ये है कि थोड़ा सा वायरल करे तो हमको थोड़ा सा बख्श दीजिए कीजिए, ये थोड़ा सा आप जनता से प्रार्थना है। लास्ट टाइम काउंसलिंग की बात की गई थी, जी क्या लिखी आपने? जी, एक्चुअली हमारी हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं बेसिकली उन्हीं का अंडर आता है। तो मैं पर्सनली जाके यहाँ पे जो मेंबर सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज के, उनसे जाके मैं प्रमोद गोयल जी से मैं मिली थी और इस बारे में हमारी बात हुई थी। तो रेवाड़ी में एक सेंटर बना है एंड उसमें एक जैसे नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर्स बने हुए हैं, तो दैट रिक्वायर्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक बनना हर ज़िले में बनना चाहिए। सो एक प्रोजेक्ट के रूप में वो काम कराया जाएगा उस चीज़ को। तो अभी हमने उसका खाका तैयार करने की हमारी एक अभी प्रिलिमिनरी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बड़ा विषय है और जो ज़रूर उसका मतलब कि आई वुड से दैट इट इज़ द नेसेसिटी एंड नीड ऑफ टाइम। प्री मैरिटल काउंसलिंग, शादी से पूर्व जो काउंसलिंग है, मेडिकल काउंसलिंग है। हम कहने का मतलब ये है कि HIV का हमारे टेस्ट होने चाहिए या फिर थायराइड के टेस्ट होने चाहिए या फिर हमारे कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जेनेटिक रोग होते हैं। सो यदि वो मेडिकल काउंसलिंग होती है या फिर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है या फिर कोई फिजिकल इश्यूज़ हैं, तो अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स होंगे सो आई थिंक बहुत से जो लिव इन रिलेशनशिप से जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो भी रिजॉल्व हो पाएंगे उससे पहले। सो कहने का मतलब ये है। दूसरा जी, मामले बढ़ते जा रहे हैं। लुटेरी दुल्हन करके एक नाम सब चल रहा है। लुटेरी दुल्हन की शादी होती, लड़कियां जो है दहेज लेके भाग जाती है। उसका कारण क्या हो रहा है कि जो शादी दहेज लेके कहाँ भाग जाती हैं? सामान लेके भाग जाती है। रोज तो आते हैं इस तरीके के मामले, डेली आते हैं। आप लोगों के माध्यम से मिलता है, आयोग में ऐसा कोई मामला हमारे पास आया नहीं है। मैं उसका कारण बता रहा हूँ। जो आजकल जैसे शादी के लिए मैरिज.coms काफी सारे खुल गए हैं, कुछ लोगों ने घरेलू बना रखा है, तो उनकी कोई वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम आप लोगों ने बनाया कुछ? सी वेरिफिकेशन का सिस्टम, ये देखिए शादी एक विवाह का एक ऐसा बंधन है दैट इज़ द प्राइवेट अफेयर एंड द स्टेट शुड नॉट हैव एनी इंटरफेरेंस इन दैट। जब आप दहेज की बात करते हैं तो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑब्वियसली एक एफिडेविट बनाया हुआ है। जी, एक लोगों ने अपने घर में बुला के लड़के भी ले आओ, बायोडाटा दे जाओ, शादी करवा देंगे। उसका कोई वेरिफिकेशन सिस्टम आप लोग हम लोगों ने ऐसा कुछ सिस्टम बनाने का अभी विचार भी नहीं है। द थिंग इज दैट, वेल लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट। एज आई सेड कि विवाह का जो बंधन है, दिस इज़ वी कैन नॉट गेट इन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड आस्क के आप वेरीफाई कीजिए, बट येस दिस इज़ समथिंग अ थॉट वी कैन गिव इट टू कि एक यदि वेरिफिकेशन के लिए हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। लेकिन से फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट एक्चुअली अच्छा सही एग्जांपल नहीं है। जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है कि कोई भी जो आके यदि आपके घर में किसी को भी आप किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को रखते हैं कि इतने महीने से आपके घर में रह रहे हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन होती है, मे बी वट एवर। सो बट कैन यू इक्वेट दैट विद द शादी के बंधन से? वो एक सही चीज़ नहीं है। एंड आई थिंक बट अवेयरनेस शुड बी देयर। वो अवेयरनेस क्रिएट करने का काम हमारा है और उसके ऊपर हम जरूर विचार करेंगे। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिस तरह से भी लिव इन रिलेशन के कोई क्या मामले कोई आपके बहुत एवरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैटर इज लिव इन रिलेशनशिप एंड द प्रॉब्लम्स दैट women फेस और मेन फेस आफ्टर दैट। हमारे पास रेगुलर रूप में लिव इन रिलेशनशिप के बहुत मैटर्स आते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली कि रूरल एरिया से भी, गांव के एरिया से भी इस तरीके के मामले आते हैं। देना चाहेंगे अगर इस तरह के जो मैटर्स आते हैं आपके? देखिए ऐसा है कि यदि किसी भी महिला ने या पुरुष ने अगर वो लिव इन में आप रहते हैं या रहना चाहते हैं तो ये आपका अपना डिसीजन है कि आप समझते हैं अपने आप को, आप 18 साल से बड़े हो चुके हैं, बड़ी हो चुकी हैं और आप एक अलग घर में रहना चाहती हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है और आप उसके साथ हर तरीके के संपर्क में रहती हैं, चाहे वो आपका विवाह पूर्व में, एंड यू बिलीव इन अ लिबरल ओपन लाइफ।
So when you believe in that, after that when you claim after 3, 4, 5 months or years कि आप उसी व्यक्ति के खिलाफ एक 376 का पर्चा दर्ज कराने की आप बात करती हैं कि इसने मुझे छोड़ दिया, जब डिसीजन आपका था रहने का भी और छोड़ने का भी या उस लड़के का भी, तो उस लड़के के भी उतने ही अधिकार होने चाहिए मुझे लगता है, एटलीस्ट इन लिव इन रिलेशनशिप. एंड देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ एक लॉ या कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, और मे बी सम काइंड ऑफ एक जो जिसको कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल समथिंग, एटलीस्ट व्हेन यू आर, बिकॉज बाहर ऐसे इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इवन शादी के बाद भी होते हैं. सो लेकिन लिव इन रिलेशनशिप बिकॉज एकदम एवरी डे कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ ना कुछ, बिकॉज इससे हमारा काम का बोझ भी बढ़ता है, पुलिस का भी बढ़ता है, पर्चे दर्ज होते हैं अगर लड़के ने शादी नहीं करी तो. सो इफ सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस आर देयर फ्रॉम द जुडिशरी और मे बी इन द कमिंग ईयर्स और मे बी सम PIL कैन कम, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा हम जो चेंजिंग जो परिवेश है इसमें कुछ चेंज आने की कुछ संभावना होगी. तो मैम क्या आप जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जो पक्षधर हैं अभी ये होना चाहिए इंडिया में भी? नॉट मैरिज, आई एम टॉकिंग अबाउट, आपने मैरिज और लिविंग रिलेशन दोनों की बात की भी, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, नॉट इन इंडिया, नॉट इन इंडिया. बट देखिए मुस्लिम लॉ में तो मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है. अगर हम मुस्लिम विवाह में माना जाएंगे तो एक लीगल परिभाषा में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट हिंदू मैरिज में इस प्रकार से नहीं है. यहाँ हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. लिव इन रिलेशनशिप्स में यदि हमारे पास इतनी समस्याएं आ रही हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार से हमारे को देखने सुनने समझने को मिल रहा है, और आप भी लोग सारे पुरुष हैं यहाँ पर, यदि कोई महिला इस प्रकार से 3-4 साल आपके साथ रहने के बाद इस तरीके से पर्चे दर्ज हो, तो उसकी वैधता क्या होनी चाहिए. और यदि वो FIR होती भी है उसके बाद कैंसिल भी हो जाती है, तो उसमें आंकड़ों की गड़बड़ी तो NCRB में, हरियाणा पुलिस में या महिला आयोग में ही आप हमें दर्शाते हैं कि मैम कितने आए और कितने क्या नहीं हुए. हुए. मानते हैं भी हरियाणा या हिंदुस्तान में भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो लिविंग समथिंग देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर हैज टू बी मेंटेन्ड, बिकॉज कोई ना कोई कानून जो है जरूर बनना चाहिए. some kind of thing this there, not सख्त, I just really do not know, but yes, यदि एक लड़की है वो अपना परिवार छोड़ के किसी पुरुष के साथ किसी अपार्टमेंट में रह रही है और उसके बाद यदि उनके साथ अनबन होती है, वो अलग हो जाते हैं, एंड शी फील्स या दैट मैन फील्स एट बैकफुट, तो एटलीस्ट उनकी ड्यूटीज या लाइबिलिटीज तो होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.